हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब हम कपड़े देख के पहचान लेते हैं, तो इसका मतलब वो पहचान लेते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और ये बात वो जाके झारखंड के चुनाव में बोलते हैं। इस मुल्क का वज़ीर आज़म पिछले 12 साल से खुलेआम पब्लिक स्पीचेस में हेट स्पीच देता हो, हेट क्राइम करता हो, और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना तो इलेक्शन कमीशन करे ना अदालतें करें, तो बड़ी मायूसी होती है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता तो ट्रिपल तलाक का कानून, और आपकी जब से हुकूमत बनी 50 से ज्यादा लोगों को मॉब लिंचिंग में मौत के घाट उतार दिया गया। प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस से हेट क्राइम्स कितना बढ़ता है, चीफ मिनिस्टर के स्पीचेस से हेट क्राइम्स कितना बढ़ता है, तो ये तो पूरे देश में खुलेआम अब हो रहा है। अब तो कोई छिपाने वाली बात ही नहीं है, सीना ठोक के हो रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक नेता आदिवासी युवक के सिर के ऊपर पेशाब करता हुआ दिखता है, जिसमें हम देखते हैं कि पासी समाज का एक बुजुर्ग, उसको मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जाती है। फिर जो है मारने लगा, उठा ले जाओ, फिर उठाने के बाद कहा देहाती हुआ जाओ पाकिस्तान जाओ। आज की सबसे बड़ी बहस, क्या देश में नफरत की राजनीति अब खुलेआम सड़कों से लेकर संस्थानों तक पहुंच चुकी है? क्या हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा पर कानून और व्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है? और क्या चुनावी जीत के बाद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के आरोप लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है? नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। आज की इस खास रिपोर्ट में बात होगी APCR के हेट क्राइम्स ट्रैकर लॉन्च कार्यक्रम की, जहां पूर्व BBC पत्रकार कुर्बान अली और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार, हेट स्पीच, गोदी मीडिया और न्यायपालिका की भूमिका पर तीखे सवाल उठाए। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से आई वो तस्वीरें जिसमें मस्जिद, दुकानों और मुसलमान समुदाय के लोगों पर हमलों के आरोप लगे हैं। जी हां, दिल्ली में आयोजित APCR के हेट क्राइम्स ट्रैकर कार्यक्रम में पूर्व BBC पत्रकार कुर्बान अली ने दावा किया, देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषणों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कथित घुसपैठिया बयान, हरिद्वार धर्म संसद और हेट स्पीच के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून की ज़रूरत है। जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म पिछले 12 साल से खुलेआम पब्लिक स्पीचेस में हेट स्पीच देता हो, हेट क्राइम करता हो, और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना तो इलेक्शन कमीशन करे ना अदालतें करें, तो बड़ी मायूसी होती है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? और इससे फ़रोग़ मिलता है। सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, अगर एक वज़ीर आज़म ही होता तो शायद मान लिया जाता कि चलिए ये इस आदमी की आदत है, इस तरह की बातें करता है। उसकी पार्टी के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, और अभी जो 1-2 दिन में होने वाला है, वो खुल करके हिंदू मुसलमान की बात करता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और एक तरह से बता दिया गया है कि यहाँ एक ब्लेटेंट मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा चलेगा, डंके की चोट पर चलेगा। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोक नहीं सकता। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर वकील बैठे हुए हैं, मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त एक कसमापुरसी का आलम है। लोगों में एक ऐसी बेचैनी है कि वो कुछ ना कर पाने की बेचैनी है। मैं आपको ये बताऊं कि दिसंबर 2023 में 21 में माफ़ कीजिएगा, जब हरिद्वार में एक तथाकथित धर्म संसद से पब्लिकली जेनोसाइड की अपीलें की गईं, मार डालेंगे, काट डालेंगे की बातें कही गईं,
तो मुझे लगा कि शायद इस मुल्क की सरकार, जो कि सिग्नेटरी है अगेंस्ट जेनोसाइड, वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन कार्रवाई करना तो दूर, ये कह दिया गया कि हेट स्पीच के ख़िलाफ़ इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। और जब मैंने जस्टिस अंजना प्रकाश के साथ एक PIL दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ। कपिल सिब्बल साहब हमारे वकील थे और वो उन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कि जो खुलेआम इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर के चैलेंज कर रहे थे कि हम इस मुल्क के पार्लियामेंट में यकीन नहीं रखते, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं करते, और उनके ख़िलाफ़ एक छोटा मोटा कंटेम्प्ट का केस भी सो मोटो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बहुत ज़्यादा हमने उस पर बार बार जाकर के अदालत को कहा कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, तब उस स्वामी नरसिंहानंद और उसके साथियों को जेल भेजा गया, जो काट डालो और मार डालो की अपीलें कर रहे थे। कुर्बान अली ने आरोप लगाया कि पुलिस और अदालतों का रवैया कई मामलों में सवालों के घेरे में रहा है और संसद को हेट क्राइम पर अलग कानून बनाना चाहिए। और अभी पिछले हफ्ते 4 साल की हमारी वो सारी मेहनत और मुझ समेत 20-25 और लोग, संजय हेगड़े साहब भी उनमें से एक हैं जो मुकदमा लड़ रहे थे, वो सारी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो नए कानून की ज़रूरत है जिसकी हमने मांग की थी, और ना इसमें कोई गाइडलाइंस जारी करने की ज़रूरत है जिसकी हमने मांग की थी कि लिंचिंग के मामले में जिस तरह से तहसीन पूनावाला के केस में आपने गाइडलाइंस जारी की थी, कम से कम इस हेट क्राइम्स के बारे में गाइडलाइंस जारी कर दीजिए, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि इसके बारे में कोई कानून नहीं है, हम ये नफरती भाषण देने वालों को किस कानून के तहत बुक करें। हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ही मेरे मुकदमे में कुर्बान अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डायरेक्टिव दिया है, जब महाराष्ट्र में नफरती स्पीचेस हो रही थी और रैलियां निकाली जा रही थी, कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मुकदमा दर्ज हो, कोई FIR दर्ज हो, इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर अपराध है। और इस तरह से फिर कुछ कार्रवाई हुई भी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उस सब पर पानी फेर दिया, उस सब को खारिज कर दिया, और उन लोगों के हौसले और ज़्यादा बुलंद हुए जो सुबह शाम नफरती भाषण देते हैं और जो बताते हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का मुल्क है। बाकी लोगों को इस मुल्क में जो सो कॉल्ड बाकी लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उन्हें मेजॉरिटी के रहमो करम पर रहना होगा और वो उनका कुछ नहीं बाल बांका किया जा सकता। यानी हम इस मुल्क के संविधान को अपने पांव तले रौंदते हैं। यहाँ पर हम आपको एक असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान बता दें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मुसलमानों को जिसकी ज़रूरत है वो कानून पास नहीं हो रहा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लिंचिंग के लिए आप कानून बनाएं, लेकिन आप कानून बनाते हैं 3 तलाकों के लिए। मेरे भाई, 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर मोदी हुकूमत से कहा कि कानून बनाओ हुजूमी तशद्दुद मॉब लिंचिंग के खिलाफ। उस वक्त के चीफ जस्टिस मिश्रा ने जजमेंट दिया, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे। कहा कि बनाओ कानून, ताकि कानून बनाने से डर पैदा होगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम 1 साल हो गया, आप कानून नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते मिस्टर मोदी आप कानून? क्यों नहीं बनाते कानून आप मॉब लिंचिंग के खिलाफ? जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि कानून बनाओ, 2018 को चीफ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस मिश्रा का जजमेंट, हुकूमत से कहा बनाओ कानून, आप कानून नहीं बनाते। क्या वजह है कानून नहीं बनाने की? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता, शादी रहेगी,
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि कानून बनाओ, माइनॉरिटी जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, मेजॉरिटी जजमेंट नहीं था। तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता तो ट्रिपल तलाक का कानून, और आपकी जब से हुकूमत बनी 50 से ज्यादा लोगों को मॉब लिंचिंग में मौत के घाट उतार दिया गया। उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित भी है, हिंदू भी है, आदिवासी भी है, मैं मानता हूं, मगर इंसान है ना। तो ये चल रहा है जिसे अब खुले मंच पर लोग समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। जी हाँ, कार्यक्रम में मौजूद लोगों के सामने कुर्बान अली ने कहा कि देश में लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई लगातार जारी रहनी चाहिए ताकि नफरत फैलाने वालों को जवाबदेह बनाया जा सके। इसी कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार, बीजेपी और गोदी मीडिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में योजनाबद्ध तरीके से नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसका असर मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम्स और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों में दिखाई दिया जा रहा है। संजय सिंह ने अपने भाषण में कब्रिस्तान, शमशान जैसे चुनावी नारों का जिक्र किया। असम के मुख्यमंत्री के मुस्लिम व्यापारियों पर दिए गए बयानों को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा असली मुद्दों से ध्यान हटाने का काम कर रहा है। तो अभी APCR का जो डेटा मैं देख रहा था, जो हम लोगों को पार्लियामेंट में हेट क्राइम्स और दंगों के बारे में गृह राज्य मंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा है, वो इससे कई गुना ज़्यादा है। जो सरकारी आंकड़ा है वो इससे कई गुना ज़्यादा है, वो मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें कौन सी जानकारी आपसे कहाँ रह गई? आपने, जाहिर सी बात है, जो बहुत पब्लिक में होंगी चीज़ें उनको आपने खाली हेट क्राइम्स में यहाँ लिखा है, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो इस आंकड़े से कई गुना ज़्यादा है। दंगों के आंकड़े, हेट क्राइम्स के आंकड़े, तो वो लेकिन वो चालाकी ये करते हैं कि वो ये नहीं दिखाते कि साहब किसी ने दाढ़ी रखी थी इसलिए उसको मार दिया गया, या कहीं चर्च पे हमला हुआ, या क्रिश्चियन है कोई तो उसको टारगेट करके मारा गया, या सिख है कोई तो उसको टारगेट करके मारा गया। ये नहीं दिखाते। मोटे मोटे तौर पे दंगों के आंकड़े, इस तरह की वारदात के बारे में वो जानकारी देते हैं। अब सवाल ये है कि इसको आपने इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस से हेट क्राइम्स कितना बढ़ता है, चीफ मिनिस्टर के स्पीचेस से हेट क्राइम्स कितना बढ़ता है। तो ये तो पूरे देश में खुलेआम अब हो रहा है। अब तो कोई छिपाने वाली बात ही नहीं है, सीना ठोक के हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब हम कपड़े देख के पहचान लेते हैं। तो इसका मतलब वो पहचान लेते हैं कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, और ये बात वो जाके झारखंड के चुनाव में बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाके कहते हैं कि भाइयों और बहनों बताओ, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पब्लिक कह रही होना चाहिए, होना चाहिए। स्कूल नहीं होना चाहिए, अस्पताल नहीं होना चाहिए, सड़कें नहीं होनी चाहिए, पीने का साफ पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव-गांव में शमशान होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? हमारा प्रधानमंत्री, और उसके साथ लोग कह रहे हैं हाँ हाँ साहब होना चाहिए, होना चाहिए। तो नफरत कितनी परोसी जा रही है और कितनी दिमाग में डाली जा रही है, ये तो कल्पना से भी परे है। और उसको रोकने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो शायद कम है, या लोग बड़े इंतजार में थे कि ऐसा कभी दिन आएगा तो हम लोगों को अपने जो ये जो अपना रूप है वो दिखाना है और इनके साथ खड़े होके इस हेट क्राइम्स का हिस्सा बनना है। ये हेट क्राइम्स हो क्यों रहा है? इसके सैकड़ों हजारों तरीके हैं। उन सारे तरीकों को रोकने के ऊपर हम लोगों को रणनीति बनानी होगी और काम करना होगा।
सबसे बड़ा हेट क्राइम्स फैलाने का माध्यम आज की तारीख में है गोदी मीडिया। शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अगर आपके दिमाग में हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, घुसपैठिया यही सब भरा जाएगा तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा, चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, मस्जिद के सामने रामचरितमानस पढ़ी जाएगी, पकड़ पकड़ के लोगों को मुसलमान होने के नाते कभी नमाज पढ़ते वक्त पकड़ के मारो, कभी लिंचिंग करके उनकी हत्या कर दो। घटनाएं होंगी, लेकिन अगर आप गोदी मीडिया का काम देखिए तो वो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से इन चीजों को, नफरत को परोसती हैं, घर घर में फैलाने का काम करती हैं। आरएसएस है ये इतना बड़ा संगठन पूरे देश में, वो इस नफरत को फैलाने का काम करता है। दिन भर आपको व्हाट्सएप का एक माध्यम है, उस माध्यम से तमाम नफरती मैसेज आपके मोबाइल पे पहुंच रहे हैं। वो जानकारी सही है, गलत है, उसकी पड़ताल के चक्कर में आप नहीं पढ़ते। अब आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा की जरूरत नहीं है, आपको जेएनयू की शिक्षा की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप का एक विश्वविद्यालय है जिसकी अलग शिक्षा चलती रहती है, उससे लोग वहां से भी एक नफरत फैलाने का माध्यम इनके पास है। पूरे देश में योजनाबद्ध तरीके से तमाम संगठन के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनको संरक्षण बीजेपी की सरकारों से मिला हुआ है। उन्होंने दलितों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि समाज को बांटने की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर आप एक आंकड़ा और जोड़ देते तो शायद ये संख्या काफी बढ़ जाती। दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, जिसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक नेता आदिवासी युवक के सिर के ऊपर पेशाब करता हुआ दिखता है, जिसमें हम देखते हैं कि पासी समाज का एक बुजुर्ग, उसको मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जाती है काकोरी में, लखनऊ के पास, जिसमें हम देखते हैं कि बुलंदशहर में सीआरपीएफ के एक जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता क्योंकि वो दलित समाज से है, एससी कम्युनिटी से। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज नतीजे राज्य दर राज्य आएंगे, जश्न मनाए जाएंगे, महामानव की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, लेकिन इन सब के बीच ये हेट क्राइम्स, ये नफरत का बाजार जो पूरे देश में चल रहा है और जो नफरत परोसी जा रही है, उसको रोकने के लिए क्या करना है, उसके बारे में हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में आके जानकारियां लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको रोकने के लिए आगे क्या करना है, उसकी रणनीति भी बनाना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि ये केवल भाषण है, लेकिन अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि जो इन दोनों ने कहा है वो कितना सच है। इसके लिए आइए पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां बीजेपी के चुनावी जीत के बाद कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की खबरें सामने आई। दार्जिलिंग जिले के जोर पोखरी इलाके में जामा मस्जिद पर कथित हमले और तोड़-फोड़ का मामला सामने आया।
आरोप है कि भीड़ ने मस्जिद परिसर को निशाना बनाया और नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हावड़ा जिले के उलभेड़िया में मुस्लिम फल विक्रेताओं की दुकान में तोड़फोड़ के आरोप लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल है। वहीं उत्तर 24 परगना में स्थित हाजी अली रेस्टोरेंट में भी कथित तोड़फोड़ की घटना सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दुकान के बाहर हंगामे जैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन सभी मामलों में प्रशासन की ओर से जांच और कार्रवाई की बात की जा रही है। जी हां, अब उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें, जहां पे चुनाव नहीं हुए हैं लेकिन 2027 में चुनाव हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि फेरी लगाकर घर लौट रहे बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति मकसूद अली पर हमला किया गया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने रास्ते में रोककर गाली गलौज की, दाढ़ी खींची, टोपी उतारी और पाकिस्तान जाने की धमकी दी। अरे गांव में जा रहे थे साइकिल से, तो एक लड़का मनोज शायद नाम है, हाँ वो बोला साले यहाँ क्या करने आ कर, हाँ भाग गया। वो बम्बू लेके दौड़ा, हाँ अबे मार दिया, सीधे गिर गए। और उसके बाद दाढ़ी नोचा, टोपी उतारा, अच्छा। और फिर जो है मारने लगा, उठा ले जाओ। फिर उठाने का कहा यहाँ क्यों आए हो, जाओ पाकिस्तान जाओ, यहाँ क्या करना है। कहाँ कहाँ आपकी चोट आई है? भैया घोड़े में है, न रोहा पर लाग है, न उठाए पाओ तही, न गोड़ टेक पाओ तही, और जो न है पूरा जो देखा यहाँ तक कलाई है, गुठना आपका सब लाल हो गया है, सब एकदम फूल गया है, नस ना चपक गया है, उठाए नहीं पाओ तही, पीठी पर चितरे पर जितना पाइस मारी, और कहता है तारे चला जा, नहीं तो मुंह फूट दो, तुहार फाट दो। कैसे भी कह के एक जने आए, वहीं से जान बच गए। तो आप थाने या पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किए? चलाए के बाद गए हैं, इन्फॉर्म करे रहे, तो फॉर्मेलिटी से अदा कर ले हैं। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई शायद नहीं भे, न फिर दोबारा क्या उबे भा। अच्छा, हाँ, गरीब में क्या करे, खाए के जुगाड़ करेगा, इनका खर्चा पानी के जुगाड़ करे, क्या करे। और जो न है सारा पैसा वैसा छोड़ ले थे। अच्छा, पैसा छीन लिया? हाँ। कितना पैसा था? लमसम 10,000 रहा ना। अच्छा, 10,000 रुपया था। अच्छा, ठीक है। इतना ही नहीं, उनके पास मौजूद करीब 10,000 रुपए लूटने का भी आरोप लगाया गया। हमले में मकसूद अली गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये एक हकीकत है जिसे अब आप लोग देख रहे हैं बराबर। देश में बढ़ती हेट स्पीच, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के आरोप अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गए। सवाल यह है कि क्या नफरत के खिलाफ सख्त कानून बनेगा? क्या राजनीतिक दल और संस्थाएं ने इस मुद्दे पर गंभीर कदम उठाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में डर और विभाजन की राजनीति पर रोक लग पाएगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर आएंगे हम एक और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।